नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप सबके लिए। कोई सिलेबस से संबंधित टॉपिक नहीं है, बट पूरे सिलेबस का एक टॉपिक है। मेन ये है कि जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें हमें तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम लास्ट मोमेंट में किसी भी हालात में उनको अच्छे से हम रिपीट जरूर करके जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट थे कि सर अब जो समय बचा है इसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है अपना वो ये है कि जो टाइम आपके पास बच गया सूचना सहायक एग्जाम के लिए, उस सूचना सहायक एग्जाम तक आने वाले जो समय में है, हम अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन करें ताकि हम बेहतर तरीके से और बिना किसी मानसिक परेशानी के उस सिलेबस को बढ़िया तरीके से कर सकें। मेरी ये कोशिश है। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगे तो आप अपनी लाइफ में इसको फॉलो करना, आने वाले टाइम के लिए इसको इंप्लीमेंट करना। और अगर दोस्तों आपको लगे कि हमारा पहले से शेड्यूल सर जो आप बता रहे हो इससे बढ़िया चल रहा है, या आप जैसा कह रहे हो वैसे ही हम शेड्यूल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम है कि शेड्यूल कैसे रखें आने वाले समय में, तो ये आप क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पहले से शेड्यूल्ड है और बढ़िया तरीके से आपके शेड्यूल में पढ़ाई हो रही है और आपका मन एकदम सेटिस्फाई है कि हाँ मैं बढ़िया कर रहा हूं, आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो आप बढ़िया ट्रैक पर हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए बात है जिनको लगे कि सर आने वाले टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका उद्देश्य सूचना सहायक है तो दिन जितने भी ये बचे हुए हैं ना, ये जिंदगी बदल सकते हैं आप। अगर इन दिनों में आप सही से अपने आप को सही टाइम मैनेजमेंट से अपने आप को या सही दिशा में अपने आप को अगर नहीं लेके गए, तो फिर वो पेपर आपको जिस दिशा में लेके जाएगा ना, उस दिशा की आपने ने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए ये जो समय है, सब कुछ बदलने का एकमात्र विकल्प है, वो है कि बचे हुए दिनों में मैंने किया क्या है। ठीक है, पढ़ाई सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में पढ़ाई से ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर की चीजों पे है। कैसे है कि सर पेपर होगा या नहीं होगा, सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। दोस्त एक बात बताओ, अगर उस पेपर में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो क्या अपने वहां उस मोमेंट पे क्या कर लेंगे? और अगर उसमें नहीं लिखा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भी क्या होगा? यही होगा ना कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो फिर आपको सवाल सिलेक्ट कर करके करने पड़ेंगे कि कहीं गलत न हो जाए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको इतना हो जाएगा कि ठीक है कि हम सारे के सारे पर्सन करके आ रहे हैं। क्या इस बात से सिलेक्शन हो सकता है क्या कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? हो सकता है कोई एक आधे सवाल की बात मान ले कि चलो ठीक है, हो सकता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम तुक्का पद्धति पर काम करके और ये कर लें, तो दोस्तों अब जो तुक्का सिस्टम था वो धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि अब स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आने लग गए। और इसी पर तुक्का लगाने का मतलब वीडियो का पेपर देख लेना आप प्री का, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तुक्के लगाने के लिए जितना आप सोच रहे हैं इससे बेहतर उतने टाइम में अगर किसी एक पॉइंट को पढ़ लिया होता तो शायद तुक्के लगाने पर कोई बात नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव मार्किंग का पूछ रहे हो तो तुक्के की बात करिए, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये जो कह रहा हूं आप इस बात को ये समझिए कि अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग का है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो सबके लिए है दोस्त। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो सबके लिए नहीं है। मेरे अगर नेगेटिव मार्किंग न होने से 2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा किए और मेरे सही हो गए, तो किसी दूसरे के भी तो हो सकते हैं ना। ये चीज सोचिएगा, मतलब अपने विजन को ऐसे सोचिएगा। हाँ,
ये फायदा मेरे लिए पर्सनली हो सकता है कि मुझे तो कहा गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पूरे राजस्थान के हर विद्यार्थी को कहा गया कि नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं मेरा फायदा सोच सकता हूं कि मुझे तो नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात भी हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो सबके लिए होगी और नहीं होगी तो दोस्तों सबके लिए नहीं होगी। आज से पीछे के जो पेपर है उनका मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूं। 18 की बात करो, 13 की बात करो, उसमें नेगेटिव मार्किंग की सुविधाएं वहां नहीं थी। पेपर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर पे दिए होते हैं उनमें ये बात लिखी होगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है दोस्तों। अब अपन मुद्दे पर बात करते हैं। तो अब एक बार के लिए इस बात को आप साइड रखकर अपना अध्ययन करें। साइड कैसे रखें कि हाँ नेगेटिव होगी तो ठीक है और नहीं होगी तो ठीक है, उस मोमेंट पे हम पता कर लेंगे नेगेटिव मार्किंग। और मुझे अगर कोई जानकारी मिलेगी इससे संबंधित, कोई देखो ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिफिकेशन आईए के लिए नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और आपके विज्ञापन में भी इस तरीके का कोई मेंशन नहीं है, इसलिए आपका सवाल भी एक जायज बनता है कि सर पूछे तो सही है या नहीं है। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन को हल करिएगा ये सोचकर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ताकि आप वहां बेहतर परफॉर्म कर सके। नेगेटिव मार्किंग हुई तो बेहतर कर दोगे, अगर नहीं हुई वहां पर है तो इससे बेहतर हो जाएगा कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं देना है। हो गया क्लियर ये बात? अब अपन बात करते हैं कि अब जो बचा हुआ समय है इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, किन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दोस्तों कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस बात को तो मैं आपके सामने क्लियर नहीं कर सकता कि किसी स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, वो 5 घंटे पढ़ पाता है, किसी स्टूडेंट की जो सीटिंग है वो 5 से ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन मैं एक आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन बता सकता हूं कि कम से कम ये स्टडी टाइम आपके पास जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिलेबस आपका काफी लेंथी है, टॉपिक्स भी सारे आपको कवर करने हैं अच्छे तरीके से। और दूसरी बात यह है कि आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना है। और कई बार कहते हैं ना कि सर मेरे पास कॉन्फिडेंस है। दोस्तों कॉन्फिडेंस किसी बाजार की किसी दुकान से नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस अध्ययन करने से मिलता है। बेहतर अगर तैयारी है, रात अगर आपने जाग के निकाली है, अध्ययन करके निकाली है, तो सुबह आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस बताएगा कि वास्तव में आपने अध्ययन किया है। होता है ना कि हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ठीक है इस वहां चले गए सर हम कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, खरीद कर लेके आए हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कॉन्फिडेंस वेस्ट करने से आएगा। आप अपने किसी भी चीज को, आप अपने सिस्टम को अगर दाव पे लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने टाइम दिया है ना किसी चीज को, तो वो आपको क्या दे सकता है? कॉन्फिडेंस दे सकता है। टाइम आप फोन को भी दे रहे हो, आप टाइम रील देखने को भी दे रहे हो, सब जगह दे रहे हो, वो आपको पेपर के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। इसलिए पेपर के लिए आपको कॉन्फिडेंस एक ही चीज दे सकती है। वो कौन दे सकती है? आपके पास आपके नोट्स, आपके पास आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उस बुक को आप पढ़िए, वही आपके लिए सबसे बड़ा आधार है किसका? कॉन्फिडेंस। सर कॉन्फिडेंस से क्या है? अगर आपके पास बढ़िया कॉन्फिडेंस है दोस्तों, तो आप पेपर को अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका पेपर कहीं न कहीं आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा। छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लो आज मैं कोई क्लास लेने जा रहा हूं, मेरा डे फर्स्ट है और मैंने प्रॉपर तरीके से मेरी तैयारी नहीं की हुई है, मेरा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं डाउन होगा और कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो मेरा आउटपुट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की और मैं जिस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो कंसेप्ट मेरे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, तो जब मैं चलूंगा ना और वहां जाकर सामने खड़ा भी हो रहा हूं ना, उस समय भी मेरे चेहरे से एक चीज झलक रही होगी, वो क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों। इसलिए कॉन्फिडेंस की परिभाषा एक ही है। मुझे जितना लगता है, मेरे पर्सनल व्यू से, पर्सनल ओपिनियन से अगर बात करें, मुझे लगता है कि अगर आपका अध्ययन अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने टाइम उसको दिया है बढ़िया तरीके से, आपने हर चीज को बारीकी से समझा हुआ है और आपने हर एक पॉइंट को और हर एक व्यू से अलग अलग तरीके से उस बात को समझा हुआ है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किताब के पेज पढ़ने से, लर्निंग से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना कॉन्फिडेंस किससे आता है? सॉरी,
जितना आप पढ़ रहे हो रीडिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आता, जितना आपके पास कॉन्फिडेंस लर्निंग से होता है। लर्निंग अगर अच्छी है तो कॉन्फिडेंस आपके पास है दोस्तों। इसलिए आप आने वाले समय में अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में लेकर आइए जहां से आपके पास एक ही चीज हो और एक ही रास्ता आपको दिखाई दे रहा हो कि मुझे केवल और केवल न इधर देखना है न उधर देखना है, सिर्फ और सिर्फ चलना है इस रास्ते पे जहां से मुझे सूचना सहायक दिखाई दे रहा है। जैसे ये जो खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह होते हैं चलते हैं ना, तो उनकी आंखों पे इस तरीके से पट्टी बंधी होती है, इसलिए कि इधर उधर की चीजें बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब न करें। हमारे पास तो जब भी देखते हैं ना इधर उधर तो सारी चीजें अलग अलग ही दिखती है, इसलिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। इसलिए अब इस टाइम में अपने आप को देखो आप कैसे बांध सकते हो, ये तो मेरे मन का मुझे पता है, आपके मन का आपको पता है कि कहां जाता है, क्यों जाता है, क्या लेने जाता है, क्या मिलता है उसको वहां जाने से, ये तो दोस्तों आपको पता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा मन अगर विचलित हो रहा है, मेरा मन सही तरीके से या सही दिशा में काम नहीं कर रहा, तो मुझे मुझे उसको कैसे बांधना है, इस चीज का तो आप उपाय जानते हैं। फिर डिस्ट्रैक्शन क्या है आपके पास वो तो आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन आपके पास है तो दिशा आपके सामने है सूचना सहायक। फोकस आपका क्लियर है एकदम तो दिशा आपके सामने है सूचना सहायक। मुझे इतना पता है, मेहनत ईमानदारी की है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी एकमात्र दिशा है वो सूचना सहायक आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं, काफी सीरियस बात हो गई है, तो अब अपन बात करते हैं कि हमें इन बचे हुए टाइम में कितना टाइम देना चाहिए और हमें कौन कौन से टॉपिक पर टाइम देना चाहिए। तो आज की जो क्लास है इसका मेन जो टॉपिक है वो यही है। हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, लेकिन जो बात मन में थी और जैसा आपके कुछ कमेंट्स थे, जैसा आप पूछ रहे थे, वैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की। अदरवाइज में मत लीजिएगा इन चीज़ों को, बट ये है जो बात आपको अच्छी लगे उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और जो आपको नहीं लगे उस बात को अपने माइंड से निकाल दो, बस इतनी सी बात है। क्लियर होगी बात। अब अपन बात करते हैं कि अब जो आज की बात है वो ये है कि पेपर से पहले अपने को पढ़ना क्या क्या है, पेपर से पहले अपने को क्या क्या जरूरी है जो पढ़ना है। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि हमारे पास जो मेन जो पॉइंट है वो कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे स्टडी होनी चाहिए। इस चीज पर अगर बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि आप अगर आपके पास टाइम है कितने का, 8 घंटे का, अगर आप स्टडी कर रहे हैं रोजाना कितने घंटे, 8 घंटे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं 8 घंटे के हिसाब से इन 8 घंटों को कैसे मैनेज करना है। आपके पास किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो ये नहीं है कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा था सर और आपने कहा 8 घंटे में आ जाओ सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्त ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, ये बात इतनी सी है। ये आपको मैंने एक एवरेज एग्जांपल लेके बताया है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो इन 8 घंटों को कहां कहां पर लगाएं ताकि आप बेहतर कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि इस 8 घंटे की अगर बात करें तो इसके 50-50% के दो पार्ट कर लो। 50-50% का मतलब हो गया कि एक तो पहले 4 घंटे और फिर आपके पास 4 घंटे हैं। ये जो 4 घंटे का टाइम है दोस्तों, ये आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए कौन सा, कंप्यूटर। यानी कि अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो ना तो उसमें 4 घंटे आप पढ़ें किसको, कंप्यूटर को। बच गए आपके पास कितने, 4 घंटे। इस पर बाद में बात करते हैं, पहले इधर बात करते हैं। तो ये जो आपके पास 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों में आपको कंप्यूटर पढ़ना है। इनमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपका वीक है, जो आप ज्यादा बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए उस टॉपिक को आप पहले पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप रोजाना की कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट आप क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, यह विशेष ध्यान रखना। रोजाना का कम से कम 20 मिनट आपको पढ़ना है आईटी करंट। क्या पढ़ना है, आईटी करंट। अब आईटी करंट की बात करें तो रोजाना को 20 मिनट आपको क्या पढ़ना है, आईटी का करंट पढ़ना है। आने वाले समय में जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें रोजाना को 20 मिनट पढ़ना है दोस्तों। 20 मिनट का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है
भी पहले हमने बुक उठाई, फिर उसमें पढ़ने लगे, फिर ये 20 मिनट। आप शेड्यूलिंग सब बढ़िया समझते होंगे कि 20 मिनट का मतलब है कि आप एक टारगेट लीजिए कि आपके पास 20 पेज है, 30 पेज है, तो उसको आप इसी तरीके से शेड्यूल करिएगा। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो भी उस कंटेंट को अगर आप एक बार में भी सारा पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि इसको रोजाना न पढ़ पाए तो भी अल्टरनेट डे में उस पूरी बात को दोबारा पढ़े। दूसरी बात, उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक बता रहा हूं जिनको आपको इन दिनों में कवर करना है। अब 20 मिनट देके कर रहे हो, 40 मिनट देके कर रहे हो, कितना भी टाइम दे रहे हो, अब मैंने बता दिया कि ये जो 4 घंटे का टाइम है इसमें रोजाना 20 मिनट आपको किसको देने हैं? आईटी करंट को देने हैं। इसके अलावा अब जो भी टाइम है, मान लो आपके पास है जितना टाइम बचा है, उसमें आपके सबसे पहले नंबर पर क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें मैं टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से अपने को पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो टॉपिक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर को पढ़िएगा। माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या पढ़ना है मैं पूरी बात बता दूं। माइक्रो प्रोसेसर की इतिहास से लेकर आज माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, उस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर दुनिया में सबसे पहले कब आया था, कौन सी पीढ़ी के अंदर आया था, माइक्रो प्रोसेसर की अब वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे इंटेल कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी कंपनी है। इसको पढ़िएगा। माइक्रो प्रोसेसर में आप सब चीजें पढ़िएगा, रजिस्टर को भी पढ़िएगा, कैश मेमोरी को भी पढ़िएगा। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के पूरे आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। बड़े सिंपल है। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसके फेज कितने होते हैं, कौन कौन से जो साइकिल्स होते हैं, इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। दूसरी बात, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बाद आप जो सबसे ज्यादा टाइम दें वो दें दोस्तों इंटरनेट को। किसको दें? इंटरनेट को। सर इंटरनेट में क्या क्या पढ़ना है? चाहे वेब ब्राउजर हो, सर्च इंजन हो, ईमेल हो, चाहे ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट हो, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हाइक हो, कोई भी हो, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे फेसबुक की पेरेंट कंपनी अब वर्तमान में कौन है, तो आप कह सकते हैं मेटा है। इंस्टाग्राम की कौन है, तो मेटा है। ये लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इंटरनेट में और क्या पढ़ें? प्रोटोकॉल का जो टॉपिक है उसको पढ़िएगा। प्रोटोकॉल के जो पोर्ट नंबर है उनको आप याद रखिएगा। पिछली बार भी पेपर की बात करें, 2013 की अनुदेशक के पेपर की बात करें, उसमें भी पोर्ट नंबर पूछे गए हैं। पोर्ट नंबर देखिएगा। और प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्रोटोकॉल पढ़ने बैठो ना, तो एक बार गूगल करके देख लेना कि उसका कोई नया वर्जन तो नहीं आ रहा क्या। जैसे पीओपी पढ़ रहे हो, आई मैप पढ़ रहे हो, पीओपी का वर्जन कौन सा है। दूसरा कि इनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि एसएमटीपी, आई मैप, पीओपी और एमआईएमई के अंदर डिफरेंस भी क्या होता है, कहां कहां इनको यूज किया जा सकता है, पुल प्रोटोकॉल कौन सा है, पुश कौन सा है। अगर बात करें इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रोटोकॉल क्या है, उस प्रोटोकॉल का काम क्या है, उस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, उस प्रोटोकॉल की वर्किंग है वो कौन सी लेयर के लिए है या वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़िएगा और यूडीपी प्रोटोकॉल पढ़िएगा। एचटीटीपीएस को विस्तार से पढ़िएगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स है, उनको बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इंटरनेट की बात हुई, ये चीजें आप इंटरनेट में पढ़िएगा। और इंटरनेट में क्या पढ़े? इंटरनेट की जितनी भी जनरेशन है उनको पढ़िएगा। वर्तमान में जैसे अपन 5G की बात करें या 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए कि 4G की टेक्नोलॉजी कौन सी थी, 3G में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, 5G में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इंटरनेट की जनरेशन पढ़िएगा, प्रोटोकॉल पढ़िएगा, इंटरनेट के बारे में विस्तार से पढ़िएगा कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई और आज वर्तमान में कौन सी जनरेशन का इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ। क्लियर होगी बात। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका आता है दोस्तों, एक आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में आप कंप्लीट पार्ट को पढ़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में सवाल पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट के, वंस टूस कॉम्प्लीमेंट के अलावा
कोई भी कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे, 7th कॉम्प्लीमेंट पूछे, 8th पूछे, 9th कॉम्प्लीमेंट पूछे, 10th कॉम्प्लीमेंट पूछे, ये सारे टॉपिक्स आप कॉम्प्लीमेंट में पढ़िएगा। दूसरा, आपको बाइनरी के फ्रैक्शनल पार्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम पहले से इसके बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। अब ध्यान देना, नेगेटिव वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। नेगेटिव वैल्यू के जितने भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। चाहे आप हेक्साडेसिमल 2018 में हेक्साडेसिमल का उसने एडिशन पूछा हुआ था, तो आपको एडिशन भी पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए, किस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा कि बाइनरी का एडिशन कर रहे हो, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उनके रूल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में करने से ज्यादा बेहतर रूल भी बहुत जगह पूछे गए हैं कि बाइनरी में सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है या एडिशन का रूल है क्या होता है। इस चीज पर आप पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर में जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका ओएसआई मॉडल है, 2018 में सवाल पूछा गया। इसके बाद अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एड्रेसिंग में आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस है। इन टॉपिक को आप पढ़िएगा, लेकिन विशेषकर मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं कि इसके अंदर अगर आप पढ़े ना तो IPv6 की सारी बातें पढ़ना, IPv6 की सारी बातें पढ़ना। IPv4 जो है उससे बेहतर और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रोटोकॉल? IPv6 प्रोटोकॉल है दोस्तों। IPv6 को आप बढ़िया तरीके से पढ़ना, और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर की कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज या कौन सी लेयर पे काम करती है, सब नेटवर्किंग के सारे टॉपिक आप सबको पता है। आईपी एड्रेस की बात करो, ओएसआई की बात करो, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की बात करो, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड की अगर बात करो, उसके बाद अगर इथरनेट की बात करें, वायरलेस इथरनेट की बात करें, ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना। नेटवर्क डिवाइसेज की बात करें, मॉडम हो, राउटर हो, गेटवे हो, ये सब आप पढ़ के जाना, ब्रिज हो, इनके बारे में आप सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और आगे बात करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? नेटवर्क सिक्योरिटी है। क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी का टॉपिक है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्या पढ़े सर इसमें? वायरस को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। वायरस शब्द किसने दिया से लेकर और सबसे फेमस वायरस कौन कौन से हैं, इन चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। क्लियर होगी बात? उसके बाद क्या पढ़े? नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सब चीजें पढ़ के जाइएगा। इनक्रप्शन क्या है, डिक्रप्शन क्या है, इनक्रप्ट करने के मेथड क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक के एल्गोरिदम कौन कौन से हैं, एसिमेट्रिक के एल्गोरिदम कौन कौन से। 18 में सवाल पूछा गया था कि कौन सा एल्गोरिदम एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक का, कुछ इस तरह RSA का था जो सवाल पूछा गया था। तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी पे भी पढ़ के जाना। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, इन चीजों को पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट क्या है, फायरवॉल को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। फायरवॉल की कौन कौन सी जनरेशन है, कौन सा फायरवॉल कौन सी जनरेशन का है, या फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं, और इनकी कार्यविधि भी पढ़ के जाना कि कौन सा फायरवॉल क्या काम करता है। ये पेपर में स्टेटमेंट आधारित सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या नहीं करता या पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या करता है, कौन सी लेयर का फायरवॉल है, कौन सी लेयर पर काम करता है, ये सारी बातें आप पढ़ के जाना फायरवॉल के अंदर। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये आप पढ़ के जाएंगे किसमें? नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। उसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो देखिए, एक आता है बैकअप का टॉपिक। बैकअप और रीस्टोर 2018 में पूछा गया था कि कौन सी एक टेक्निक है जो रीस्टोर की टेक्निक नहीं है। बैकअप की अगर बात करें तो बैकअप आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। चाहे फुल बैकअप हो, चाहे डिफरेंशियल बैकअप हो, चाहे इंक्रीमेंटल बैकअप हो, इनके अंदर स्टेटमेंट आधारित सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा है, कौन से बैकअप में सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए, किसमें सबसे कम स्पेस चाहिए। मैं जो ये बातें बता रहा हूं ना, मैं किसी क्लास में टीच करने के पर्पज से नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए इस बात पे जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तब। इसके अलावा जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें रेड टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, उनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। रिस्टोर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, ये मेथड भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात? उसके अलावा इंटरनेट में एक छोटी सी बात रहेगी कि इंटरनेट जब आप पढ़ो ना तो इसमें यह चीज जरूर पढ़ के जाइएगा कि ऑफलाइन मैसेजिंग जो है, ऑफलाइन जो मैसेज है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो ऑफलाइन मैसेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा सवाल है, कंप्यूटर अनुदेशक में भी सवाल पूछा गया था।
इस चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ऑनलाइन मैसेजिंग और ऑफलाइन मैसेजिंग को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीजें आप इंटरनेट में पढ़ेंगे और इधर मैंने बता दिया नेटवर्क सिक्योरिटी की। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात आती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के जाइएगा और इसके साथ आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा सॉफ्टवेयर। सर हम सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ के जाए? ये सबको पता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमारा जो एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इससे बेहतर सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ के जाइएगा किसमें? सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे शब्द आ गया पायरेटेड शब्द क्या होता है, ये सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ के जाइएगा। सॉफ्टवेयर की जितनी भी टर्म्स है ना, उन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। हो क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है एमएस ऑफिस। कौन सा टॉपिक आता है? एमएस ऑफिस में सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, लेकिन विशेष कर क्या पढ़ के जाना? एमएस ऑफिस के अंदर जितनी भी आपके पास क्या हो शॉर्टकट हो उनको पढ़ के जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी क्या पढ़ के जाना दोस्तों? शॉर्टकट की को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। एमएस ऑफिस के अंदर पूरे एमएस ऑफिस को पढ़ के जाना, शॉर्टकट को पढ़ के जाना। और उसके बाद हमारे पास आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस की बात कर लो और साथ में मैंने यहां लिख दिया है एमएस एक्सेस भी आप इसमें पढ़ के जाना। और लास्ट जो अपने टॉपिक बचता है वो बचता है किसका? प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में जहां से आपने जैसे भी पढ़ा है उनको तो आप अच्छे तरीके से पढ़ना। सी की बात करें तो सी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। एरे को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। पॉइंटर हो, एरे हो, इनको पढ़ के जाना। और अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में, तो इनकी जितनी भी हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। और सी के डेटा टाइप को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। ये थी। सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें तो इनके बारे में जो ऊप्स का बेसिक कंसेप्ट है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ये सारी की सारी थ्योरी आपके माइंड में अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। सर ये तो हमें आती है। अब जो बात स्टूडेंट जिस पर स्टूडेंट का ज्यादा ध्यान नहीं जाता वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक थोड़ी सी मेहनत और करिएगा कि लैंग्वेज कितने प्रकार की है, कौन कौन सी लैंग्वेज किस टाइप में आती है। जैसे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो लो लेवल लैंग्वेजेज कौन कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेजेज कौन कौन सी है। इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज है जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी में से भी सवाल पूछा जा सकता है। बेसिक सवाल पर हम नहीं ध्यान देते और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इन चीजों पर फोकस करते हैं। जो एक आधे सवाल कैसे कह रहा हूं मैं, ये चीजें मैं कैसे बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि पीछे पुराने पेपर को अगर देखोगे ना तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। पिछली बार पूछा गया था कि कौन सी एक लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो कोबोल भी उसमें ऑप्शन था। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये भी किया है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए उप्स के कंसेप्ट पर काम करने वाली लैंग्वेज है। इसलिए प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन कौन सी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, ये आप किस में पढ़ के जाएंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो वेब टेक का बचता है। वेब टेक में हमारे पास HTML है, CSS है। अगर बात करें तो HTML है, CSS है। HTML की बात करें, CSS की बात करें और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है XML। XML के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। XML की अगर बात करें तो किस प्रकार की लैंग्वेज है, XML किसने बनाई थी, इनके सिंटैक्स लिखने के तरीके क्या होते हैं, इस बात पर पूरा ध्यान रखना। XML पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। HTML को, XML को और CSS को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। डीबीएमएस हो गया, ये मेन चीज है। डीबीएमएस में ना आप एक काम करना, डीबीएमएस के अंदर बेसिक जितने भी थ्योरी बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक मुझे लगता है, एक तो रिलेशनल एल्जेब्रा, आपका रिलेशनल जो डीबीएमएस है यानी कि आरडीबीएमएस जो है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। एक आप ईआर मॉडल को बढ़िया तरीके से करके जाना। ईआर मॉडल में जितने भी सिंबल है ना उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। इनके एट्रीब्यूट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, हम इनको किस सिंबल के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, इस चीज को पढ़ के जाना।
और अगर बात करें तो ईईआर मॉडल को भी पढ़ के जाना, एडवांस जो हमारा ईआर मॉडल है उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, जिसमें हमारे पास ये बहुत सारे मेथड आपको मैंने यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने आपको बताया होगा कि जैसे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, इन चीजों की थ्योरी भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। दो एमएस एक्सेस में क्या पढ़े, एमएस एक्सेस में पुराने अगर पेपर देखे ना तो कोई बहुत बड़े सवाल इस तरीके के नहीं पूछे जाते, बट एमएस एक्सेस के डेटा जो टाइप है ना उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना कि जैसे अगर पिक्चर को लिंक करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, बड़े टेक्स्ट लिखने हो तो कौन से डेटा टाइप का हम यूज कर सकते हैं, कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना। सी की अगर बात करें तो एरे पढ़ के जा रहे हो, पॉइंटर पढ़ के जा रहे हो तो उनके अंदर स्पेस का भी आपको पता होना चाहिए कि कितना ये स्पेस ले रहा है, ये बातें आप विशेष ध्यान रखें। अब इनमें से अगर बात करें, ये लगभग सारे टॉपिक है, अगर कोई बाई चांस अगर माइंड से निकल भी गया हो तो इसके लिए दोस्तों कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने सिलेबस मेरे पास नहीं था, मैंने जो चीज़ थी वो मैंने लिख भी दिया। अगर आपको कोई लगे कि कोई टॉपिक रह भी गया है तो उसको भी आप शामिल कर लेना, छोड़ना नहीं है। मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने कहा था कि ये टॉपिक ही पढ़ने बाकी नहीं पढ़ने। अब इन टॉपिक में आप कैसे करेंगे, आपको मैंने कहा कि 4 घंटे कंप्यूटर में रोजाना की 20 मिनट का टाइम आपको करंट आईटी के बाद इन टॉपिक्स को आपको करना है। अब इन टॉपिक्स में करने में पता क्या है, एक टॉपिक को बहुत ज्यादा देर तक पढ़ोगे ना तो वो टॉपिक आपको बड़ा डिस्टर्ब करने लगेगा। इसलिए कोशिश करिए कि एक टॉपिक को इतने समय तक पढ़िए जितने समय में आपको लगे कि हाँ अब ठीक है, तो सब्जेक्ट बदल लीजिएगा। जैसे मान लो लगातार अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो लगातार आप कंप्यूटर को भी मत पढ़िएगा। जैसे मान लो आपको लगे कि कंप्यूटर अब 1 डेढ़ घंटे से पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे, जैसे मान लो आपने रीजनिंग उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, भी आपको टाइम कंप्लीट देना है, आप अपने टाइम को मैनेज करके देखिएगा इस तरीके से। अब बच गए अपने पास इधर के कितने घंटे, 4 घंटे। इस 4 घंटे में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, वो 1 घंटे का तो आपके पास क्या होना चाहिए, रीजनिंग का पार्ट होना चाहिए, और 1 घंटे रोजाना का क्या होना चाहिए, करंट जीके होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बच गए 2 घंटे, इसमें आप जनरल नॉलेज जीके पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक है। इनको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही रखना, पहले रीजनिंग और करंट जीके, इनके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जीके के बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन इनके तुलना में ये इनके सवाल कम पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले रीजनिंग। अब आपको किसी को रीजनिंग ज्यादा बढ़िया आती है ना, तो आप रीजनिंग का जो टाइम है वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं जिनको आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि ये कहाँ से करें, या इस टॉपिक में मैं वीक हूं, या ये टॉपिक मेरा ठीक नहीं है अभी तक, तो उसमें आप दे सकते हो। करंट जीके को आप बढ़िया तरीके से टाइम दीजिए। अब जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है चेंज हो रहे हैं, जितने भी नए बदलाव आए हैं वो सारे के सारे आप करंट जीके में भी बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा। जीके के अंदर जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, ये लगभग आपने करंट जीके में पढ़ा हुआ है, लेकिन जीके को भी आप अच्छे तरीके से करिएगा। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जो शॉर्टकट है, जो छोड़ने लायक हो। कोई भी सिलेबस छोड़ने लायक नहीं है, हर चीज को आप कुछ न कुछ जरूर टच करके जाएं, ताकि आपको पेपर में बहुत ज्यादा परेशानी न मिले। क्लियर होगी बात। अब इन सबको टाइम की अगर बात करें तो लगभग मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो टाइम पढ़ रहे हो उसमें आधा टाइम आपका कंप्यूटर का होना चाहिए और आधा टाइम दूसरे सब्जेक्ट का होना चाहिए। प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर आपको पढ़ना चाहिए कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे आपके पास आता है रीजनिंग, और तीसरे नंबर पर आपके पास आता है क्या, करंट जीके, और उसके बाद जो बच गया वो क्या आता है, जनरल नॉलेज आता है। ये चीजें आती है, तो उसके बाद आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम दीजिए कंप्यूटर को, फिर रीजनिंग को, उसके बाद हाँ रीजनिंग मेरी ठीक है तो आप दूसरे को डीआई का पार्ट जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, बहुत अच्छा है। डीआई का पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज मिल जाएगी आपको डीआई के पार्ट के बारे में। अब ये बात तो थी कि ये पढ़ना है, अब सर हम पढ़े कहाँ से इन चीजों को, जो आपने बता दिया हो सकता है मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन हो या न हो, तो हम कहाँ से पढ़े। जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं बातें बता देता हूँ। रोजाना की 20 मिनट करंट आईटी पढ़ना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आईटी के नाम से मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी की एक क्या बनी हुई है प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे के सारे वीडियो जो है 34 वीडियो है, रोजाना की देखिए। कोई वीडियो 20 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है, तो आपका टाइम इसमें मैनेज हो सकता है अगर आपको लगे तो। दूसरा क्या है कि आपको मैंने यहां बताया IPv6 पढ़ना। IPv6 की एक क्लास मेरी यूट्यूब पर है,
आप जाके देखेंगे तो नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां IPv6 की एक क्लास कंप्लीट है, उसको पढ़ के जाइएगा। और जो आज के टाइम में ना सवाल पूछे जाते हैं ना, वो किस चीज के पूछे जाते हैं, ये देखो। एक सवाल ये पूछा जाता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्या है, कंपनी है, यानी कि उसके कोई फाउंडर पूछ लिए या उसका क्या पूछ लिया, हेड ऑफिस पूछ लिया। कोई कंपनी है, उसका फाउंडर पूछ लिया, उसका कोई हेड ऑफिस पूछ लिया। पुराने पेपर में 18 में पूछा माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपने देखा हो तो जो कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर था उसमें पूछा AI के जनक कौन है। तो जितने भी फादर्स की बात कर लो या अगर बात करें किसकी, जनक की, या फिर अगर बात करें किसी डेवलपर की, इसकी बात करें डेवलपर की, यानी कि इसको किसने डेवलप किया या इसको किसने बनाया, इसके जनक कौन है, फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके लिए मैं आपकी बढ़िया हेल्प कर सकता हूं। ये जो भी पार्ट है ना, इसकी भी यूट्यूब पर क्लास है, इसकी भी क्या है, यूट्यूब पर क्लास है। कौन सी कंपनी के फाउंडर कौन है, किस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये सारी बातें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी दोस्तों। आपके पास समय है तो आप क्लास को जरूर देखिएगा। क्लियर होगी बात। अब मैंने मेन टॉपिक बताए, वो आपको मैंने बता दिए कौन कौन से टॉपिक है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कहां कहां से आप पढ़ सकते हैं। आईटी का मैंने आपको बता दिया, आईटी की सारी क्लासेस लगा सकते हो। फाउंडर की बात करें, जनक की बात करें, ये भी आप सारी क्लासेस लगा सकते हो। सब चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी आपके पास सबके पास नोट्स है, जो टॉपिक आपको पता है वो सारे अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इन टॉपिक को आप लास्ट में जाते जाते जरूर पढ़ के जाना कि कौन सी कंपनी के फाउंडर कौन है। मान लो एक ही सवाल आया ना, तो हमारा गलत क्यों हो, हम ये क्यों सोचे कि ये मैंने पढ़ा नहीं था। इंटेल कंपनी की बात करें, IBM की बात करें, कोई भी कंपनी हो, अमेजोन कंपनी की बात करें, चाहे इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, इसके अलावा यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, कोई भी कंपनी हो, एंड्रॉइड की बात करें, ये सब चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना दोस्तों। AMD कंपनी की बात करें, मोटरोला कंपनी की बात करें, ये सारी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। दूसरा, जो ISP कंपनीज है जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है इसमें से भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मिल सके, आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। सारी चीजें नहीं पढ़ पाओ ना, तो बेस्ट जो मेन जो कंपनियां है आईटी, चाहे मान लो गूगल की बात करो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, एप्पल की बात करो, चाहे यूट्यूब की बात करो, चाहे इंटेल कंपनी की बात करो, चाहे IBM कंपनी की बात करो, इनके बारे में तो सारी बातें पढ़ के जाना। और ये सारी बातें मैंने मेन सारी यूट्यूब पर करवाई हुई है। तो एक मैंने कल भी क्लास में कहा था कि मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एक मैराथन क्लास लगाई हुई है, उस दिल्ली पुलिस की मैराथन क्लास के सारे सवाल दोस्तों करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कि और बेहतर तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों और बेहतर के लिए अगर बात करें तो आप ये MCQ बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है दोस्तों। इसमें 1500 क्वेश्चन कंप्लीट व्याख्या सहित एक एक चीज आपको बताई जाएगी। इसके अंदर 25 इसमें क्लासेज रहेगी। ओनली कंप्यूटर का पार्ट इसमें मैं करवा रहा हूं, बाकी दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। ये 11 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। 11 दिसंबर तक इसका जो प्राइस है वो क्या है, 499 है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें दोस्तों, तो ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है सूचना साई की। इसमें 14 टेस्ट है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है दोस्तों इसके अंदर। तो मैंने कोशिश की है आपको ये बातें बताने की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बट अध्ययन जारी रखना दोस्तों, अपना साकार करना है तो रात को जागना भी पड़ेगा, परेशानी भी होगी, सब चीजें होगी, लेकिन सब समस्याओं का एक समाधान, मेहनत करो सुबह और शाम। मिलते हैं इसी तरीके की एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।